यस मेघना। आवाज आ रही है अच्छे से? यस यस मेघना। यस, ग्रेट। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। हाँ, काफी ठंड है और आप लोग इतनी ठंड में भी इस प्रोग्राम के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और काफी खुशी हो रही है कि आप लोगों को जानने की इतनी इच्छा है, कितनी ठंड में भी आप लोग इस टाइम इस वेबिनार के लिए बैठे हैं। एक्चुअली इतनी रात को मैं भी फर्स्ट टाइम ही ले रही हूँ, लेकिन इच्छा थी कि कुछ लोग हैं जो यूएस और कनाडा वगैरह से भी इंटरेस्टेड हैं जानने और समझने के लिए। तो टाइम ऐसा इसलिए रखा था कि हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो वीकडेज पर जब हम जनरली करते हैं ज्वाइन नहीं कर पाते, तो ये टाइम शायद सुटेबल रहे, इसलिए लिया था। तो अभी मैं आप सबका, हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? फिर मैं म्यूट करने वाली हूँ आपको। खराब हो गया। हाँ, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। खराब क्यों करके रखने का वैसा? और अंडे फ्रिज में मत रखा, वो भी खराब होते हैं वैसे। ओके, मैंने आप सभी को म्यूट कर दिया है अभी। और हमारे सेशन के बाद अभी अराउंड 40 मिनट्स या हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स मैं बोलूंगी। उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? तो मिलेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, तो काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं हेल्थ में। और मतलब फिजिकल एक्सरसाइज इज आल्सो वन एस्पेक्ट और फूड इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट। और फूड में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट मिलेट्स टुडे, क्योंकि हमारा काफी कुछ जो खाना होता है वो अनाज के ऊपर होता है। कि काफी मेन फूड जो हमारा होता है वो ग्रेन्स होता है ना? तो अगर हम सिर्फ अपने ग्रेन्स को भी चेंज करते हैं तो उससे कितने हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं या फूड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाई डू वी ईट फूड, है ना? हम खाना क्यों खाते हैं, राइट? एक नेचुरल हमारी अर्ज होती है कि खाना तो हमें खाना ही है ना? तो फूड हम इसलिए खाते हैं, डेफिनेटली फूड हमारी बॉडी को नरिश करता है, इसलिए भी हम खाते हैं, विटामिन मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन फूड हम इसलिए भी खाते हैं क्योंकि हमें कुछ भी काम जो हम करते हैं उसे करने की एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, है ना? जो हम खाना खाते हैं उससे हमें आप सोचिए, छोटी सी चीज है कि अगर मैं ये हाथ भी हिलाती हूँ तो कुछ एनर्जी लगती है उसमें, है ना? तो सिंपल सी चीज है कि हम छोटी से छोटी कोई भी चीज करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है ना? आप देखिए, अगर कोई बिस्तर पर हो, हॉस्पिटल में हो, तब भी हम उसे, कोमा में भी कोई इंसान होगा ना तो हम उसे ट्यूब से फीड करते हैं, है ना? बिकॉज हमें हमारी जो एनर्जी नीड्स है वो हमें कहाँ से मिलती है? हम जो खाना खाते हैं उससे, राइट? और इस पूरे संसार को एनर्जी कौन देता है? इस पूरे संसार को एनर्जी मिलती है सन से, जो ऊपर है ना? जो प्लांट्स होते हैं वो तो इस सूर्य से एनर्जी लेकर खाना बना लेते हैं, लेकिन हम लोग उन जब पौधों को खाते हैं, उस प्लांट मटेरियल को खाते हैं, तो उससे हमें वो एनर्जी मिलती है जो हमें सन के थ्रू आती है, राइट? तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है। अब आप बताइए कि हमारी जो बॉडी है वो बनी है 10 ट्रिलियन सेल से, है ना? तो जैसे हम खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली हमें पूरे उन 10 ट्रिलियन सेल्स को नरिश करना होता है ना? उन्हें खाना खाना होता है। दैट इज द रीजन कि हम खाना खाते हैं, है ना?
और वो पूरे 10 ट्रिलियन सेल्स है, उन सभी को हमें खाना देना है, राइट। तो जो हम खाना खाते हैं, जैसे रोटी है, सब्जी, दाल, चावल, इस तरह से जो भी खाना है हम खाते हैं, तो क्या हमारे सेल्स इस तरह से ये खाने को खा सकते हैं या उन तक वो खाना पहुंच सकता है? नहीं, है ना। सेल्स का खाना क्या है? हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमारे पूरे जो 10 ट्रिलियन सेल्स है उन्हें हम फूड दे सकें, राइट। लेकिन हम जो खाना खाते हैं वो उस रूप में सेल्स नहीं खाते हैं। तो सेल्स का खाना क्या है? सेल्स का खाना है ग्लूकोज, है ना। तो जो खाना हम खाते हैं दैट गोज थ्रू more than 100 processes of digestion, और डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू गुजरकर उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है, और वो जो ग्लूकोज है दैट इज द फूड ऑफ आवर सेल्स, है ना। सो मतलब हमें ये समझना होगा कि जो खाना हम खाते हैं उसको हमारी बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और फिर हमारे सेल्स को हम नरिश करते हैं, खाना खिलाते हैं, है ना। तो ये आप देखिए कि हम कोई भी खाना खाते हैं, वॉट एवर वी आर ईटिंग, वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। तो जैसे ये ग्रेन्स का चार्ट है, तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेन्स टुडे, सो ये ग्रेन्स का चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि इस ग्रेन के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने ग्रेन्स को 3 कैटेगरी में रखा है, नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड पॉजिटिव ग्रेन्स, है ना। तो नेगेटिव ग्रेन्स कैटेगरी में आप देखिए हमने किसे रखा है, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, व्हीट एंड पैडी राइस, गेहूं और चावल, है ना। तो गेहूं और चावल को हमने नेगेटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में क्यों रखा है, ये हमें समझना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए ये जो चार्ट आपके सामने है इसमें सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसके दिए हुए हैं, लेकिन हम आज जो फोकस करेंगे वो लास्ट की जो 3 कॉलम्स है ना रेड कलर में, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो, उसी पर फोकस करेंगे। पर आपके सामने वैल्यूज है, आप चाहे तो देख सकते हैं, है ना। तो व्हीट एंड राइस जो है वो आप देख सकते हैं कि देखिए नेचर में भगवान ने जितनी भी चीजें दी हैं ये उसमें हमेशा सब में कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर होता ही होता है। आप कोई भी नेचुरल फूड देखिए, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं या लीव्स हैं, कोई भी चीज है, जितनी भी चीजें हैं, इवन अनाज भी जो है, तो उसमें काफी फाइबर होता है, राइट। बट अगर आप व्हीट एंड राइस देखेंगे तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली व्हीट एंड पैडी राइस हमें नरिश करते हैं और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। तो व्हीट एंड पैडी राइस जो है वो हमें टू मच एनर्जी देते हैं। व्हाई? बिकॉज इसमें फाइबर जो है, फाइबर बहुत ही कम है इसमें। आप देख सकते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट व्हीट में 76.2 ग्राम्स है तो फाइबर 1.2 ग्राम है, और ये तो होल व्हीट के फिगर्स है। जिस तरह से हमारे पास आ रहा है, जैसे हम जनरली रवा, मैदा, आटा, इसी फॉर्म में हम व्हीट को खाते हैं, है ना। तो जब इस फॉर्म में आता है तो इट्स टोटली मतलब आप समझ लीजिए इसमें बहुत ही जीरो फाइबर होता है या लो, बहुत ही लो फाइबर कंटेंट होता है, द वे वी आर ईटिंग इट, मतलब जो 1.2 है वो भी नहीं होता है उसमें। और जो पैडी राइस है उसमें भी आप देख सकते हैं कि फाइबर बहुत ही कम है। तो उसके कारण क्या होता है कि जब हम व्हीट एंड पैडी राइस खाते हैं तो सिर्फ 20 to 25 मिनट्स में मतलब जो खाना हम खाते हैं ना, इट डज नॉट गो थ्रू ऑल द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, और 20 से 25 मिनट में हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज हो जाता है ना। तो ब्लड में अगर ग्लूकोज इतना जल्दी रिलीज हो जाता है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है ना।
सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाई इज इट नॉट सो गुड। क्योंकि देखिए हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ, राइट। तभी बोलते हैं जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट वहीं पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो जब हम मुंह में खाना खा रहे हैं इसीलिए बोलते हैं अच्छे से चबाकर खाना खाइए, क्योंकि वहीं पर हमारा डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, राइट। तो जब ये खाना पेट में जाता है तो पेट में जाकर इसका प्रोटीन कंटेंट डाइजेस्ट होना शुरू होता है। वहां से जब ये नीचे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, तो लिवर और गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास वगैरह से फ्लूइड्स मिलते हैं जो कि फर्दर इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो उसके बाद जब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ग्लूकोज रिलीज हो जाता है ना। उसके बाद न्यूट्रिशन भी काफी कुछ फूड का ब्लड में इंटेस्टाइन्स के थ्रू रिलीज होने लगता है। फूड वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल के एक्सक्रीट हो जाता है ना। तो ये हमारी एक सिंपल सी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो जब हम व्हीट एंड राइस खाते हैं तो बहुत सारा ग्लूकोज और बहुत कम देर में रिलीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आप एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज आप मार्केट गए, है ना, आप एक बैग लेकर गए, एक झोला। मैंने सोचा मैं 4 चीजें सोच कर गई थी कि मुझे मार्केट से लेनी है, तो मैं एक छोटा सा बैग लेकर गई। मार्केट गई तो मुझे और भी कई चीजें बहुत अच्छी लगने लगी, तो मैंने सामान खरीद के अपने बैग में डालना शुरू कर दिया, है ना। तो उस बैग को मैं एक एक सामान से भरती गई। फिर जब सामान मुझे लगा कि अब मैं ज्यादा नहीं डाल पाऊंगी तो मैंने उसे दबा दबा के भरना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि उसमें बिल्कुल जगह नहीं रहती है ना। और जो सामान आपने बहुत ज्यादा दबा दबा कर उसमें भरा था, एक पॉइंट आएगा कि वो भी बाहर निकल जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जब हम बहुत ज्यादा इस तरह का फूड खाते हैं जो बहुत तेजी से हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करता है, जैसे व्हीट एंड पैडी राइस, तो क्या होता है कि व्हीट एंड पैडी राइस मतलब बहुत सारा ग्लूकोज और बहुत कम देर में रिलीज हो जाता है ना। तो क्या होता है कि हमारे सेल्स इसे इस तरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे रिक्वायर इंसुलिन टू एक्सेप्ट दिस ग्लूकोज। इंसुलिन हर सेल के पास इस ग्लूकोज को लेकर जाता है और बोलता है अपना दरवाजा खोलिए, मैं आपके लिए ग्लूकोज लेकर आया हूँ। और हमारे सेल्स ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है तो जैसे हमारे बैग से बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेते मतलब बहुत ज्यादा सामान हो जाता है तो कैसे स्पिल आउट हो जाता है ना, उसी तरह हमारे सेल्स भी इसी तरह काम करते हैं कि वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेते जाते हैं और जब सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है तब फिर वही ग्लूकोज वापस से हमारे ब्लड में रिलीज हो जाता है ना। और हमारा जो ब्लड है, अगर आप देखें तो हाउ मच ग्लूकोज डू वी रिक्वायर, है ना। हमें एनर्जी तो ग्लूकोज से मिलती है, बट कितना ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है हमें। 1 adult person needs only 35 grams of glucose per day, मतलब दिस इज एवरेज, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है ना। और एट एनी गिवन टाइम, जैसे एक अडल्ट पर्सन है उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर खून होता है, तो एट एनी गिवन टाइम 5 to 6 grams ऑफ ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड में होता है तो वो इनफ होता है ना। तो इसीलिए अगर हम इतना ज्यादा ग्लूकोज हमें मिलता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी एक्चुअली इतनी ज्यादा ग्लूकोज को संभाल ही नहीं सकती है। तो उसे सस्टेन करने के लिए अलग अलग दूसरे फंक्शंस, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ओवर काम करने लगते हैं। व्हाई? बिकॉज ग्लूकोज पूरी बॉडी को चाहिए। कुछ ग्लूकोज हमारा लिवर में, कुछ मसल्स में स्टोर हो जाता है,
कुछ फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा जब ग्लूकोज होता है तो बॉडी सोचती है अब इसका क्या करें। कुछ आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनने लगता है ना, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी। ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा बनने लगते हैं, पूरी जो बॉडी है ज्यादा हर काम ज्यादा करने लगती है ना, क्योंकि जब 50 इतना तेजी से ग्लूकोज रिलीज हुआ है, दैट मीन्स कि आप अच्छे से खाना खाएंगे ना तो भी उतनी जगह आपकी शुगर डाउन हो जाती है और आपको फिर से लगता है कि मुझे भूख लगी है, तो आप फिर से चाहते हैं कि अब मैं खाना खाऊं, राइट। तो आप कितने भी अच्छे से खाना खाएंगे, इसीलिए जब हम व्हीट एंड राइस खाते हैं तो क्या होता है, मॉर्निंग में उठ के चाय टोस्ट खाते हैं, उसके बाद कुछ पोहा उपमा पराठा खाएंगे, फिर लंच खाते हैं, लंच के बाद फिर अगेन समथिंग टोस्ट बिस्किट पोहा मुरमुरा, अगेन उसके बाद डिनर, डिनर के बाद भी बहुत से लोगों को भूख लग जाती है, फिर रात को कुछ खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा, आप देखिए हम कितनी बार खाना खा रहे हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। तो जब इतनी बार हम खाना खाते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी बहुत ज्यादा, हमारे ऑर्गन्स को सभी को बहुत काम करना पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, लिवर को, किडनीज को, मसल्स को, हर ऑर्गन को ज्यादा काम करना पड़ता है ना। इसलिए व्हीट एंड राइस जो है वो नेगेटिव ग्रेन्स का काम करते हैं। अब आप देखिए जब हम इतना ज्यादा एनर्जी अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो आपने सुना होगा आजकल जैसे एक आप बगीचे में पानी देते हैं तो देखेंगे कि कैसे जाती है उसकी धार, थोड़ी सी ऐसे जाएगी, लेकिन जब आप उसमें कुछ उंगली लगा देंगे तो आपकी ऐसे प्रेशर से धार जाने लगेगी, है ना। तो उसी तरह से जब हम इतना ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज होने लगता है तो क्या होता है, एक तो वी रिक्वायर वेरी थिन ब्लड, हमारे ब्लड में बहुत थिन हमें खून चाहिए, है ना, पूरे टाइम ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, राइट। दूसरी चीज ये है कि जब आप देखेंगे कि आप चाशनी बनाते हैं गैस पर, है ना, तो आप देखेंगे कि गैस पर जब पानी उबालेंगे तो उससे चाशनी नहीं बनेगी। चाशनी कैसे बनेगी, जब उसमें आप शक्कर डालेंगे, है ना। तो उसी तरह से ग्लूकोज अगर ज्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में तो हमारा ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है, थिक होने लगता है, तो इसलिए ब्लड भी हमारा थोड़ा थिक होने लगता है। फिर उसमें थोड़े से कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जो जमने लगता है, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। वाई, बिकॉज थोड़े से रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं तो ब्लड का भी फ्लो उसमें अफेक्ट होता है और ब्लड का भी प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके बाद मतलब कि हार्ट डिजीज और वो सब भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल एक और डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है और वो है कैंसर, राइट। कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम बहुत ज्यादा शुगर अपनी डाइट में, मतलब थ्रू ग्रेन्स, नॉट जस्ट शुगर, ग्लूकोज भी बहुत ज्यादा हमें एनर्जी मिल रही है। जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनसे 27 टाइम्स ज्यादा खाना लगता है कैंसर सेल्स को। तो मतलब अगर हम इतना ज्यादा ग्लूकोज अपने आप हमारी बॉडी बना रही है तो क्या होता है, ऑब्वियसली कैंसर सेल्स को भी ग्रो होने का मौका मिल जाता है ना। तो इसीलिए बहुत सारी बीमारियां घर करने लगती है हमारे शरीर में जब हम अपने बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज बनाने लगते हैं, राइट। इसीलिए व्हीट एंड पैडी राइस को नेगेटिव ग्रेन्स कहा गया है। और व्हीट में तो आप जानते हैं कि ग्लूटेन करके एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, वो भी पाया जाता है ना। तो अब आप देखेंगे कि व्हीट एंड राइस क्यों नेगेटिव ग्रेन्स है, बिकॉज इनको खाकर हमारी बॉडी में बीमारियां
आती हैं, राइट। अब हम जाते हैं सेकंड कैटेगरी पे, विच इज द न्यूट्रल ग्रेन्स कैटेगरी। व्हीट और पैडी राइस के अलावा आप देखिए इसका शेप कैसे होता है, ऐसा लंबा। तो ये जो दो ग्रेन्स हैं, इनके अलावा जितने भी ग्रेन्स हैं वो सारे मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं। उन्हें हम बोलते हैं मिलेट्स या मोटा अनाज, है ना। तो अगर आप देखेंगे इस चार्ट को, तो इसमें न्यूट्रल ग्रेन्स की जो कैटेगरी है उसमें है बाजरा, रागी, प्रोसो, ज्वार और मक्का। ये पांचों चीजें न्यूट्रल ग्रेन्स की कैटेगरी में आती है, क्योंकि अगर आप इसका फाइबर रेशियो देखेंगे तो व्हीट और राइस से थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो जब हम इन ग्रेन्स को खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है 2 to 3 आवर्स के टाइम में। तो जब ये इस तरह 2 to 3 आवर्स के टाइम में रिलीज होता है तो काफी सस्टेनेबल एनर्जी मिलती है हमें, और दे आर वेरी गुड फॉर अस। अगर हम इन्हें खाते हैं तो काफी अच्छा है, हमें थोड़ी देर फुल भी रखते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी ये अच्छे हैं। लेकिन इन्हें हमने न्यूट्रल ग्रेन इसलिए बोला है कि जब हम इन्हें खाते हैं तो दे आर गुड फॉर अस। लेकिन अगर आप प्रेजेंटली अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसे आप रिवर्स करना चाहते हैं तो वो न्यूट्रल ग्रेन से नहीं हो सकता है। That is the reason they are called neutral grains. They are all very nutritious and good to eat, right? फिर हमारी थर्ड कैटेगरी आती है पॉजिटिव ग्रेन्स की। अब पॉजिटिव ग्रेन्स कौन से हैं? फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। थोड़ा सा इनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी, तब इनका हिंदी नाम भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो मिलेट्स हैं इन्हें हमने पॉजिटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में रखा है। अब इन मिलेट्स को हमने पॉजिटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में क्यों रखा है, ये देखिए आप इसका फाइबर कंटेंट देखिए। फाइबर इसमें है 8 to 12.5%, है ना। तो 8 to 12.5% जब इसमें फाइबर है तो दैट मेक्स द कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो बिटवीन 5 and 8। वर्ल्ड में जितने भी फूड आइटम्स हैं, एनीथिंग, अगर उसका कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो 10 से नीचे होता है, 10 से कम होता है, मतलब सिंगल डिजिट में होता है, तो वो सारे हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दैट इज द रीजन, क्योंकि इनका रेशियो बिटवीन 5 and 8 है, इसलिए ये सारे हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये हीलिंग फूड्स क्यों है ये भी हम देखते हैं, है ना। तो आप देखिए कि इसमें फाइबर कितना अच्छा है। अब हम जानते हैं कि फाइबर का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है ना। एक तो फाइबर हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड के को स्लो कर देती है ना। तो उससे क्या होता है, बहुत ही स्लो ग्लूकोज रिलीज होता है। तो ये जो मिलेट्स हैं, हम इन्हें जब खाते हैं तो 5 से 7 घंटे का टाइम लगता है ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होने में। तो उससे क्या होता है, आप एक बार खाना खाया आपने, मतलब आपको कम से कम 5-6 आवर्स भूख नहीं लगती है ना। मतलब आप कम खाना खाते हैं लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। फाइबर खाते हैं तो उससे कम खाना खा के भी पेट जल्दी भरता है ना। तो हमें जितना ग्लूकोज चाहिए हम उतना ही लेते हैं, टू मच ग्लूकोज नहीं लेते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, आप देखिए मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ। ये देखिए फाइबर कंटेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये हमारा जस्ट एक रेफर करने के लिए चार्ट है, हमने कुछ एक चीजें डाली हैं सो दैट हमें ये पता हो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब हम सोचते हैं अपना फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लेंगे तो फ्रूट और वेजिटेबल डेफिनेटली दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ और दे आर अ पार्ट ऑफ आवर डाइट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर हम फॉर फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो फ्रूट और वेजिटेबल में पानी ज्यादा होता है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर हम सोचें कि जितना हमें फाइबर चाहिए उतना हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल जाएगा, तो हमें बहुत सारा कई किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा।
जो कि मतलब या तो फिर हम दिन भर बैठ के, जैसे होते हैं ना एनिमल्स होते हैं हर्बीवोर्स, दिन भर वो कोई घास चर रहा है, पेड़ की पत्तियां ही खा रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोगों को तो ऐसे दिन भर बैठ के हम खा नहीं सकते, वी हैव टू मूव ऑन, यू नो, खाना खाया और काम पर निकल गए, राइट। इसलिए हम लोगों के लिए आराम से इतना सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग अनाज खाते हैं तो उससे हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। अब फाइबर का एक रोल ये है कि ये हमारे इंटेस्टाइन्स को क्लीन करता है। तो जब हम फाइबर अच्छे से खाते हैं तो हमारा पेट भी अच्छे से साफ होता है। पेट अच्छे से साफ होता है तो वी ऑल नो कि दुनिया की सारी बीमारियां कहाँ से शुरू होती है, पेट से शुरू होती है। हमारा पेट ठीक रहेगा तो काफी हम हेल्दी रहेंगे, है ना। फाइबर का एक रोल और है, वो ये है, मतलब जनरली वी डोंट टॉक अबाउट दिस, और इस चीज की बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि जो फाइबर हम खाते हैं उसका it cleans the digestive tract, it slows down the digestion of food, plus it feeds the gut microbes. अब इसका क्या मतलब है कि it feeds the gut microbes, है ना। ये देखिए, हमने अभी देखा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही काफी मैक्सिमम खाना डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज रिलीज हो जाता है, राइट। लेकिन भगवान ने हमें एक और बहुत बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन दी है, तो फिर उसका क्या पर्पज है। अगर सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो गया है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। सो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें बहुत सारे मतलब 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते हैं। मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, इसे मिलाकर बोलते हैं गट एरिया, जहां पर बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं। और ये जो माइक्रोब्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियर क्या है, आपका मूड कैसा है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आप मोटे हैं पतले हैं कैसे हैं, सारा इट ऑल डिपेंड्स, ये डिसाइड होता है कि आपके पेट में माइक्रोब्स कैसे हैं, है ना। जो हमारे पेट में माइक्रोब्स होते हैं उसमें 85% माइक्रोब्स जो होते हैं दे आर गुड माइक्रोब्स, और 15% जो होते हैं दे आर बैड माइक्रोब्स, राइट। तो हमें ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, 85 एंड 15% का। तो ये माइक्रोब्स क्यों हमारे, तो जितना ज्यादा शुगर हमारी बॉडी बनाती है हमारे बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, और जितना हम फाइबर खाते हैं उतने हमारे गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। व्हाई? बिकॉज आपने देखा है कि हमारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें सारा डाइजेस्ट करके हमने उसमें से न्यूट्रिशन ले लिया, उसमें से ग्लूकोज ले लिया। तो ये जो इतने 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स हमारी बॉडी में हैं, हाउ विल दे फीड, है ना, उन्हें वो खाना कैसे खाएंगे, राइट। तो ये जो 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं, इनका वेट 1.5 से 2 लीटर है हमारी बॉडी में। इतने सारे माइक्रोब्स हैं हमारे गट एरिया में। तो ये माइक्रोब्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि, और इनका खाना क्या है, फाइबर, राइट। तो जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फाइबर बहुत कम है, तो मतलब वी स्टार्व आवर माइक्रोब्स, गुड बैक्टीरिया को हम स्टार्व करते हैं। तो जब शुगर ज्यादा होगी, ग्लूकोज ज्यादा होगा, तो बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे और गुड बैक्टीरिया कम होंगे, है ना। इसलिए जब हम फाइबर अच्छे से लेते हैं तो हमारे गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, राइट। आप देखिए 80% हमारी जो इम्यूनिटी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर गट,
90% ऑफ द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मतलब हैप्पी हार्मोन, है ना। हमें क्या लगता है कि ये हैप्पी हार्मोन वगैरह ब्रेन में रिलीज होते होंगे, राइट, लेकिन ये ब्रेन में नहीं, हमारे गट में रिलीज होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप अच्छे से फाइबर देते हैं अपनी बॉडी को तो दैट कीप्स आवर बॉडी हैप्पी, राइट। इसीलिए कहा गया है कि सारी चीजों की जड़ हमारा पेट है, और पेट में क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स रहते हैं, है ना। तो इन माइक्रोब्स का प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो हम तभी बनाकर रख सकते हैं जब हमारे खाने में फाइबर की मात्रा अच्छे से होगी, राइट। अब आप देखिए, पूरा परिवार जब खाना खाता है तो हम हर पर्सन के लिए अलग अलग टाइप का खाना तो बनाते नहीं, सबके लिए एक ही जैसा खाना बनाते हैं, है ना। लेकिन जिसकी बॉडी में जो चाहिए होता है उसे वो मिल जाता है ना। अब ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हमने आज जब मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं की है। न्यूट्रिशन तो अगर हम रीजनली खाते हैं, जो हमारे आसपास चीजें मिल रही है और सीजन के हिसाब से खाएंगे, अगर हमारी हेल्दी बॉडी है तो हमारी बॉडी जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सब एब्जॉर्ब कर लेगी उसी में से। दूसरा, आप देखिए हमारी बॉडी में भी किसी ऑर्गन को, जैसे खून है तो खून को आयरन ज्यादा चाहिए, हड्डियां हैं उसको कैल्शियम ज्यादा चाहिए, बाल हैं उन्हें प्रोटीन ज्यादा चाहिए, मसल्स हैं प्रोटीन ज्यादा चाहिए। तो इस तरह से इवन हमारी बॉडी में भी बहुत सारे अलग, मतलब ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा। तो ये काम कौन करता है, कौन डिसाइड करता है कि किस ऑर्गन को कितना क्या भेजना है, ये सब काम होता है माइक्रोब्स के यहाँ। जो हमारे माइक्रोब्स हैं ये डिसाइड करते हैं और ये बहुत कुछ काम करते हैं। तो यही हमारी बॉडी में कितना कहाँ भेजना है, क्या करना है, सारा ये काम करते हैं, है ना। तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा बिहेवियर, मूड्स और बहुत सारे फंक्शंस इस पर डिपेंड करते हैं कि हमारे गट में माइक्रोब्स कैसे हैं, है ना। इसीलिए हमने कहा है कि बिकॉज पॉजिटिव ग्रेन्स में फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है तो हम बहुत अच्छे से अपने गट के माइक्रोब्स को फीड कर पाते हैं। एक दिन में हमें कितना फाइबर लगता है, 30 to 40 ग्राम्स, और अगर हम व्हीट एंड राइस खाते हैं तो हमें 10 to 15 ग्राम से ज्यादा फाइबर नहीं मिल पाता है ना। इसीलिए पॉजिटिव ग्रेन्स जब हम खाते हैं तो हमारे ये माइक्रोब्स भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। आपने सुना होगा कि हमारा जो गट है दैट इज आल्सो नोन एज द सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, है ना। तीसरी चीज ये है कि ये जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं इनमें लिग्नान्स करके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत मात्रा में होते हैं वो, राइट। इसीलिए जब हम इन्हें खाते हैं तो व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मतलब जैसे जो फंक्शंस हम करते हैं वो सारे फंक्शंस हमारे सेल्स भी करते हैं, है ना। तो हम जैसे खाना खाते हैं तो हमारे सेल्स भी खाना खाते हैं, राइट। जिस तरह से हम सांस लेते हैं हमारे सेल्स भी सांस लेते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं उसी तरह हमारे सेल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम जैसे एक्सक्रीट करते हैं हमारे सेल्स भी एक्सक्रीट करते हैं, राइट। तो ये आपने देखा होगा कि जितना खाना जरूरी है उससे ज्यादा एक्सक्रीशन जरूरी है। मतलब खाने के लिए तो भगवान ने सिर्फ एक मुंह दिया है, लेकिन एक्सक्रीशन के 4 ऑर्गन्स दिए। ब्रीदिंग से हम एक्सक्रीट करते हैं, स्वेट पसीने के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं और डेफिकेशन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, है ना। तो जब हमारे सेल्स एक्सक्रीट करते हैं तो कहाँ जाता है वो हमारे बॉडी में ही रह जाता है। तो ये जो लिग्नान्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स आपने सुना होगा कि बहुत चीजों में होते हैं, हमारी बॉडी को वो क्लीन करते हैं,
ये सारा जो एक्सक्रीशन है उसे बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी के। इसीलिए आप देखिए कि हम जो खाना खा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट को भी बाहर निकाल रहा है ना। और इसमें एक और चीज है कि ये जो मिलेट्स हैं दे आर एल्कलाइन इन नेचर, मतलब हमारे जो बॉडी का ब्लड है वो एल्कलाइन नेचर का, उसका पीएच 7.4 है विच इज एल्कलाइन, राइट। तो जितना भी खाना हम खाते हैं वो जितना नेचुरल फॉर्म में रहता है वो उस टाइम एल्कलाइन होते हैं। जैसे हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह भी होते हैं, दे आर एल्कलाइन इन नेचर, लेकिन अगर हम उन्हें पकाते हैं या ज्यादा हीट करते हैं तो वो एसिडिक होने लगते हैं, राइट। और हमारे जो ग्रेन्स होते हैं व्हीट एंड राइस तो एसिडिक होते हैं नेचर में, और न्यूट्रल ग्रेन्स होते हैं दे आर ऑल्सो एल्कलाइन इन नेचर, लेकिन पॉजिटिव ग्रेन्स जो है दे आर ऑल्सो एल्कलाइन इन नेचर। तो जब हम इन ग्रेन्स को खाते हैं मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट ब्लड को अगर हमें एल्कलाइन रखना है अपने तो 70% हम कम से कम एल्कलाइन फूड्स खाएं और 30% ही एसिडिक फूड्स खाएं। तो अब अगर हम पॉजिटिव ग्रेन्स खाते हैं तो हम एल्कलाइन फूड खाते हैं और हमारे खून में एल्कलिनिटी बनी रहती है ना। अगर हमारा खून एसिडिक होने लगता है, हम ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं तो क्या होता है, ब्लड एसिडिक होने लगता है, लेकिन ब्लड एसिडिक होना नहीं चाहता है। तो अपने आप को एल्कलाइन बनाने रखने के लिए जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एल्कलाइन चीज होती है वो उसी को एक्सट्रैक्ट करने लगता है, एंड दैट इज कैल्शियम। तो अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वी हैव टू मेंटेन द एल्कलिनिटी ऑफ आवर ब्लड, है ना। तो इसलिए आप देखिए कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब हम व्हीट एंड राइस खाते हैं। व्हीट एंड राइस आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप अगर पॉजिटिव ग्रेन्स लेते हैं तो वो आपकी जो डिजीजेस हैं उन्हें भी दूर करने में मदद करता है। अब मैं आपको बताती हूँ इन पॉजिटिव ग्रेन्स के बारे में। फर्स्ट है हमारा बार्नयार्ड मिलेट। बार्नयार्ड मिलेट जो है उसे हिंदी में हम बोलते हैं झंगोरा या सांवा। ये थोड़ा सा वाइट टाइप के कलर में होता है, इसमें फाइबर होता है 10%, और ये इसे जापानीज मिलेट या जर्मन मिलेट भी बोला जाता है ना। तो ये काम करता है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स पे, जैसे लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, हार्ट। तो जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है ना, तो इनसे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए बार्नयार्ड मिलेट बहुत अच्छा काम करता है। फिर है फॉक्सटेल मिलेट, इसमें फाइबर है 8%। ये थोड़ा येलोइश कलर का होता है, हिंदी में इसे बोलते कंगनी, काकून, मराठी में राड़ा ऐसे भी बोलते हैं इसे, और इट इज ऑल्सो नोन एज इटालियन मिलेट। ये हल्का येलोइश भी होता है, लेकिन कई बार दूसरे कलर्स में भी इसकी वैरायटी मिल सकती है। ये जो है इट क्लीन्स आवर लंग्स, हमारे जॉइंट्स को क्लीन करता है, और नर्व्स को क्लीन करता है। तो इसलिए जितनी भी चीजें इन ऑर्गन से रिलेटेड है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड है लिटिल मिलेट, इसे हम कुटकी या सामा भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा डल टाइप के कलर में होता है, इसे होता वाइट ही है लेकिन थोड़ा सा फिर भी हल्का डार्क कलर होता है इसका। इसे अफ्रीकन मिलेट भी कहा जाता है, और इसमें 10% फाइबर होता है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उन्हें क्लीन करता है। तो जितनी भी लेडीज या जेंट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज हो उसके लिए लिटिल मिलेट बहुत अच्छा काम करता है। फिर एक आता है हमारा कोडो मिलेट। कोडो मिलेट जो है इसमें 9% फाइबर होता है। ये थोड़ा सा डार्क कलर का है और साइज में भी थोड़ा सा बड़ा है ना।
और कोडो मिलेट जो है उसे हम आदि बीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिया का ओरिजिनल सीड है, भारत का ओरिजिनल सीड है। आप देखेंगे अभी भी बहुत जगहों पर आप सुनेंगे कि कोडो मिलेट आज भी वहाँ आदिवासी एरियाज में उगाया जाता है। और पूरी हिमालयन तलहटी में ये बहुत मतलब अपने आप ही उग जाता था, बहुत उगता था, इसीलिए इसे हम आदि बीज भी बोलते हैं। कोडो मिलेट को हिंदी में कोदरा भी बोला जाता है। इसमें 9% फाइबर होता है और ये हमारे बोन मैरो को क्लीन करता है, इसलिए जितने भी ब्लड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर एक और मिलेट है, उससे बोलते हैं ब्राउन टॉप मिलेट। ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन टाइप के कलर का होता है और इसमें 12.5% फाइबर होता है। इसे हिंदी में या तो हरी कंगनी या मकरा भी बोलते हैं और ये अमेरिकन मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। ब्राउन टॉप मिलेट में वो सारे गुण हैं जो फॉक्सटेल मिलेट में है, जैसे इट इज गुड फॉर लंग्स, जॉइंट्स एंड नर्व्स, लेकिन इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इट इज एंटी कैंसरस और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी बहुत अच्छा है ना। इसलिए इन सभी चीजों से रिलेटेड डिजीजेस में हम ब्राउन टॉप मिलेट को यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो मिलेट्स हैं, ये अगर हम पांचों खाते हैं तो ये काफी हमें हेल्प करते हैं। और व्हीट एंड राइस को अगर हम मिलेट से रिप्लेस कर सकें तो बहुत हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज फूड। डॉक्टर खादर ने फूड की क्या डेफिनेशन दी है। खाना जो कि एनर्जी को स्लो और स्पीडी रिलीज करे, है ना। ऐसा नहीं हो बार बार ब्लड शुगर ऊपर नीचे नहीं होता है ना। खाना जो आपको ओबीस और डायबिटिक नहीं बनाता है। फूड विच इज रिच इन फाइबर्स एंड इट हेल्प्स टू क्लीन द बॉडी, है ना। नहीं तो क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो सोचते हैं कि हमें एनर्जी मिल रही है, हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन खाना जो हमें एनर्जी भी दे रहा है, न्यूट्रिशन भी दे रहा है, प्लस हमारी बॉडी के कचरे को भी क्लीन कर रहा है। इट इज डिटॉक्सिफाइंग आवर बॉडी, है ना। फूड जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ना हो, बहुत सारे लोगों को सर्व कर सके, मतलब थोड़े से में बहुत सारे लोग खा सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं। खाना जिसे आपको बार बार खाने की जरूरत नहीं है ना। आप एक बार खाते हैं, मतलब जनरली आप देखिएगा जो लोग पॉजिटिव ग्रेन्स खाते हैं उन्हें 2 बार से ज्यादा भूख नहीं लगती है। अच्छे से खाइए, आप सुबह खाकर अपने काम पे निकल जाइए, ऑफिस, स्कूल, जहां भी आप जाते हैं, और आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। आप सिंपली जस्ट ईटिंग 2 meals a day विल सफाइस, है ना। फूड्स जिसमें बहुत सारे लिग्नान्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और जो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करते जब एनर्जी रिलीज होती है, मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट नहीं करते हैं। फूड दैट डजंट रिक्वायर एक्सेस वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, मतलब कोई पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स, इस तरह की कोई भी केमिकल्स की जरूरत नहीं होती इसे उगाने के लिए। मतलब जो हम खा रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल फूड है, जिसमें और इसे उगाने के लिए पानी भी बहुत कम लगता है। खाना जो प्रोसेस्ड नहीं है ना। एंड इट इज यूनिवर्सल यट लोकल, मतलब पूरी दुनिया में एक्चुअली इसे उगाया जा सकता है और खाया जा सकता है, इसलिए ये बहुत आइडियल है अगर हम अपने फूड में इसे अपनाते हैं तो मिलेट्स जो हैं वो टोटली नेचुरल हैं, दे आर फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब आप देखिए व्हीट और राइस जो है उसमें कितना पानी लगता है, मतलब 1 किलो अगर हम व्हीट खाते हैं तो उसके पीछे लगता है 9000 लीटर्स ऑफ वाटर। राइस अगर हम खाते हैं तो उसमें कितना पानी लगता है, 8000 लीटर्स। शुगर अगर आप 1 किलो शुगर खाते हैं तो उसके पीछे लगता है
27,000 liters of water. मीट अगर खाते हैं तो उसके पीछे कितना लगता है? 50,000 liters of water per kg of meat. न्यूट्रल मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब हम खाते हैं तो इन्हें उगाने के लिए लगता है 700 to 900 liters of water for 1 kg, है ना? और पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इन्हें अगर हम लेते हैं तो इसे उगाने के लिए हमें सिर्फ 200 to 300 liters लगता है फॉर 1 kg of grain. तो ये देखिए आपके सामने टेबल है, इसमें मैंने इनके हिंदी, मराठी, गुजराती नाम दिए हुए हैं. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम स्मॉल मिलेट्स खाते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग को फाइट कर रहे हैं और हम एक सस्टेनेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एग्रीकल्चर फ्रेंडली लाइफ लीड कर रहे हैं, है ना? तो ये जो मुझे आपको पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में बताना था वो मैंने आपको बताया है. अब आप चाहें तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अनम्यूट करें, तो क्वेश्चन पूछ के अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, है ना? मैम मेरा नाम विकास है। जयपुर। जी बोलिए। मेघना जी, आपने एक प्रोग्राम में बताया था हमारे जो शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से, और Sorry? सेल का जो फूड होता है वो ग्लूकोज होता है। हाँ, और खाने को 100 पार्ट तक विभक्त करते हैं तो जाके वो ग्लूकोज रिलीज होता है। अच्छा। तो जो खाने में तो 7 तरह के रस बनते हैं, मतलब 7 तरह की धातुएं बनती है इस खाने से जो हम खाते हैं उससे। तो ये 100 पार्ट में कैसे विभक्त होता है? मतलब नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, खाने का डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ना, जैसे 100 पार्ट में विभक्त नहीं होता है, ये अलग अलग डाइजेशन की प्रोसेसेस होती हैं जो बिल्कुल माउथ से शुरू होके जो हमारा एनस तक जाता है। तो 100 टाइप्स के बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू खाना गुजरता है और उसके बाद 100 से ज्यादा प्रोसेसेस से गुजरता है। उसके बाद उस खाने का जब डाइजेशन हो जाता है ना, उसके बाद जो आप बोल रहे हैं धातुएं बनती है, मांस, मज्जा सब बनता है, फ्लूइड्स बनते हैं, वो उसके बाद उस खाने में से बनते हैं ना, जो हम भोजन करते हैं उससे। नहीं, लेकिन सबसे पहले रक्त बन जाता है मान लीजिए, और रक्त से ही ग्लूकोज रिलीज हो जाता है, ऐसा आपने भी बताया। रक्त में ग्लूकोज रिलीज होता है? नहीं नहीं, ब्लड में रिलीज होता है ग्लूकोज, और ब्लड के थ्रू ही पूरे शरीर में जाता है ना, सारे सेल्स को ब्लड के मिलता थ्रू है। पूरे शरीर में होता है। जी हाँ। खाने से पहले रस, फिर रक्त, सेकंड पार्ट ही रहता है रक्त। तो उसी से ग्लूकोज मतलब सारे बॉडी में चले जाता है। तो मतलब ये ग्लूकोज तो बहुत जल्दी रिलीज हो गया ना, मतलब सारा लार्ज इंटेस्टाइन में तो जाकर के एंड में जाकर के पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अपना वेस्ट बचा वो बाहर निकालने के लिए। देखिए ग्लूकोज जो रिलीज होता है, उसका जो भी खाना हमने खाया है, भोजन खाया है, उसका सारा पाचन तो हो जाता है। तो अब उसमें सिर्फ फाइबर ही एक चीज है जो पचती नहीं है, इनडाइजेस्टेबल पार्ट है हमारे खाने का। तो वो फाइबर नीचे खसक के जब हमारे गट में जाता है ना, जहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, तो वो माइक्रोब्स फिर इस फाइबर को खाते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो पचा के हमने अपने शरीर के लिए यूज कर ली है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये माइक्रोब्स और बिलाई सेम होता है क्या, जो गट के अंदर में बिलाई बोलते हैं जिसको, जो फाइबर है बिलाई को? नहीं नहीं, वो तो विलाइज जो होते हैं वो तो इंटेस्टाइन का पार्ट होते हैं। अब आप इतने डिटेल में मत जाइए। माइक्रोब्स विलाई का पार्ट नहीं होते हैं, माइक्रोब इंटेस्टाइन में होते हैं। विलाई जो होते हैं वो तो इंटेस्टाइन का एक रचना होती है। ठीक बात है। हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू। है ना? मैम मैं विकास बोल रहा हूँ जी। नमस्ते विकास जी। नमस्ते मैम, एक क्वेश्चन था मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे आपने 5 मिलेट्स पॉजिटिव मिलेट्स बताया आप, थोड़ी आपकी आवाज गूंज रही है विकास जी। मैं कह रहा हूँ आपने 5 पॉजिटिव मिलेट्स बताए, पॉजिटिव ग्रेन्स, इसमें 3 मिलेट्स के शायद आपने नाम विदेशी नाम बताए जो आपने साथ साथ बताया, तो क्या ये हमारे देश के नहीं है या हमने अडॉप्ट किया इनको? और दूसरी चीज ये जी,
हाँ। और दूसरी चीज ये है कि ये तो हो गया मिलेट्स जिसको हमें खाना है, साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या इंटेक होना जी चाहिए हाँ, साथ ही साथ? दाल चावल फ्रूट्स। देखिए क्या होता है ना कि मिलेट्स कोई भी चीज होती है, आप देखिए अगर आप एक जनरल थाली देखेंगे तो उसमें अनाज हमारा रोटी होती है, फिर उसके साथ हम सारी चीजें रखते हैं, थोड़ी थोड़ी सैलेड भी रखते हैं, सब्जी भी रखते हैं, अचार भी रखते हैं, दही भी रखते हैं, सारी चीजें रहती है। तो हमें जो भी हम खाते हैं वो एक बैलेंस में खाना है। ऐसा नहीं कि मिलेट्स खा रहे हैं तो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। खाना सभी कुछ है और हर चीज इम्पोर्टेंट है ना। अगर मिलेट्स अगर आप खाते हैं तो आप समझ लीजिए आपको एक अच्छा रिजल्ट दे मिलेट्स, उसके लिए कम से कम 125 से 150 ग्राम मिलेट्स एक दिन में खाना बहुत जरूरी है। आप समझ लीजिए एक छोटी कटोरी, इतना दिन भर में आप खाएं तो इनफ रहेगा। और बाकी आपकी एपिटाइट पर डिपेंड करता है, किसी को कम भूख लगती है, किसी को ज्यादा लगती है। अगर हमने जो खाया है उसे डाइजेस्ट करना खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आपकी एपिटाइट कम है तो आप कम खाना खाइए, आप ये मत सोचिए कि फिर मुझे इतना तो खाना ही है, क्योंकि अगर आपने जो खाया है उसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं। और अगर आपको बहुत भूख लगती है तो आप थोड़ा ज्यादा खा लीजिए, है ना। वो तो हर एक का अपना अलग अलग एपिटाइट होती है। और मैम ये जो विदेशी नेम है, बिकॉज मैंने तो सिर्फ कोदो के बारे में सुना है, ये कोदो मिलेट्स के बारे में, विच इज जनरली फ्रॉम द इंडिया ओनली। तो बाकी के जो मिलेट्स हैं वो क्या बाहर से आए हैं या उनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है? देखिए एक्चुअली हमारे आलू हैं, टमाटर है, गाजर है, एक्चुअली ये भी सारे विदेश से ही आए हुए हैं। और भी बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ये जो मिलेट्स हैं डेफिनेटली ये भी कभी ना कभी बाहर से आए हैं हमारे देश में, लेकिन ये इस तरह के हैं मिलेट्स, इसीलिए इन्हें हमने यूनिवर्सल बोला है कि ये पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी लगा सकते हैं नेचुरली। जैसे ब्राउन टॉप मिलेट अमेरिका में बहुत उगता है और घास की तरह उग जाता है और बहुत उगता है जंगलों में, जंगली उसमें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये मिलेट्स आप कहीं और भी लगा सकते हैं। 5 मिलेट्स ऐसे हैं कि ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत खराब जमीन है, बहुत कम पानी है, तब भी आप इसे लगा पाते हैं। तो ये सारे यूनिवर्सल इसीलिए बोला है इन मिलेट्स को। और ऐसा नहीं है कि भारत में भी सदियों से इन्हें खाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इन्हें हम आज ही लाए हैं, या इनफैक्ट गेहूं हमारे लिए बहुत नया है। ये मिलेट्स तो बहुत सदियों से खाए जा रहे हैं और हर जगह उगते हैं ये। और इनको उगाने का कोई सीजन है मैम? देखिए बारिश के टाइम ना ये नेचुरली उग जाते हैं, और इन्हें अगर आप बारिश में उगाते हैं तो ये थोड़ा सा यील्ड इसका बेटर रहता है, लेकिन आप इसे हर सीजन में उगा सकते हैं। गर्मी में थोड़ा सा पानी भी ज्यादा लेगा, बट ये उगेंगे हर सीजन में। Okay, ma'am. Hello, Thank you ma'am. so much, ma'am. Namaste, ma'am, from Namaste. Canada. Hello. I want to know why people lose weight when they consume these millets. Why? Yeah, people lose weight when they consume millets because हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक वेस्ट है, एक तो अगर आपकी इंटेस्टाइन्स में जितना भी कचरा है इसमें फाइबर बहुत अच्छा है ना। तो एक तो वो इंटेस्टाइन्स का कचरा निकलता है, दूसरा जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है इसमें लिग्नान्स है वो भी क्लियर होता है बॉडी में से, इसलिए। और सेकेंडली ये जो टॉक्सिन्स है वो क्लियर होते हैं बॉडी से। दूसरी बात ये है कि बिकॉज वी आर हैविंग लेस कार्बोहाइड्रेट नाउ, so definitely we will lose weight. Okay, so what's the solution? इसमें ऐसा है कि जब हम मिलेट्स खाना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही वेट लूज करेंगे। शुरू शुरू में ज्यादा वेट लूज होता है, बाद में बिकॉज हम जब ये 5 मिलेट्स खाते हैं तो न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी में अच्छे से प्रॉपर मिलता है, तो बॉडी धीरे धीरे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता है और मसल्स का बिल्डअप वगैरह भी जो भी होता है वो सब होने लगता है। तो धीरे धीरे अगर अपने आइडियल वेट पे आप पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लूज करोगे। It may take 1 year or more. So do you से ज्यादा लग सकते हैं। Okay, sorry. Do you recommend that can we add in these neutral millets along with these positive millets?
Yes, Can we take? Yes, you can take neutral millets as well, only when you are trying to reverse a disease. That is the Okay. time when we ask you to have only positive millets, so that you Okay, can so- reverse your disease. But otherwise, Okay. you can have neutral millets as well. Okay, perfect. Thank you so much. That's a great seminar, actually. I really love it from Canada. Thank So you. thank you to you, because you guys are up at night. So thank you, madam. God bless. Thank you. Yes, good मैम evening, आपको ma'am. पता है मिलेट्स जो है एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, where wheat and rice is acidic in nature. But when we cook any food, we put it on a fire, then that becomes acidic, whether it is alkaline or not. तो ये मिलेट्स को नहीं, पकाने ऐसा से क्या ये नहीं भी है। acidic बनते हैं, ये alkaline ही रहते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ ऐसा होता है कि अच्छा। उसे हम जितना पकाएंगे, या देखिए फ्रूट और वेजिटेबल का तो ऐसा है कि आपने उसे पेड़ से वो तोड़ा है और थोड़े टाइम में उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम होने लगती है ना। बहुत नाजुक होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जितने दिन रखे रहेंगे या आप थोड़ा सा पकाएंगे तो वो थोड़े से ठीक रहेंगे, ज्यादा पकाया तो एसिडिक होना शुरू हो जाता है खाना, है ना। आप बार बार गर्म करेंगे तो बिल्कुल लिटरली न्यूट्रिशन भी खत्म और एसिडिक भी हो जाता है। लेकिन ये जो है जैसे दालें हैं या अनाज है, इन्हें तो आप खा ही नहीं सकते ना बिना पकाए, इन्हें तो पकाना जरूरी है। अभी हमने जैसे बात की कि डाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ईटिंग। आप इन्हें पकाएंगे नहीं तो डाइजेस्ट कैसे करेंगे? सही बात है। उसकी डाइजेस्टिबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आप उसे पकाएंगे। और ये जो फूड है ये अपना एनर्जी रिलीज ही तब करेंगे जब आप इसे पकाएंगे, है ना। तो मतलब पकाने के बाद भी एल्कलाइन ही रहते हैं, मतलब हाँ, आपका कहने का हाँ, मतलब है? बिल्कुल, इसे कच्चा तो खा ही नहीं सकते है ना। हाँ। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था मैडम, इसको अपन मोटा अनाज बोलते हैं जबकि ये होते छोटे हैं, मतलब गेहूं और राइस से दाने में छोटे होते हैं, बट व्हाई दे आर नॉन एज मोटा अनाज? नहीं, एक्चुअली मोटा अनाज तो मिलेट्स को इन जनरल बोलते हैं, लेकिन जो हमारे न्यूट्रल मिलेट्स होते हैं ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तो रागी हालांकि वो भी बारीक बारीक होता है, लेकिन इन्हें मोटा अनाज, हमें न्यूट्रल मिलेट्स को हम मोटा अनाज बोलते हैं। और ये वाले जो मिलेट्स हैं हम छोटा अनाज या लघु अनाज बोलते हैं। जैसे इन्हें पहले चिरू धान्य बोलते थे, मतलब छोटे छोटे दाने, तो इसीलिए खादर सर ने इसे नाम दिया है श्री धान्य, क्योंकि ये इतने अच्छे हैं तो उन्हें लगा हम ये इन्हें छोटे छोटे दाने क्यों बोले, हम इन्हें श्री धान्य बोले ना। बट मोटा अनाज और छोटे अनाज में यही फर्क है कि जो मोटा अनाज होता है ना, उसे प्रोसेस करना, उसका छिलका निकालना बहुत इजी होता है। और ये जो है इन्हें लघु अनाज बोलते हैं या माइनर मिलेट्स भी बोलते हैं, मेजर मिलेट्स एंड माइनर मिलेट्स। तो ये जो माइनर मिलेट्स है, इसका छिलका निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट इज वन रीजन कि क्यों आज ज्वार, बाजरा, मक्का तो अभी तक उग रहा है और ये गायब होने लग गया हमारी प्लेट से, क्योंकि इसे प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके ऊपर जो छिलका होता है ना, उसे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक क्वेश्चन था मैडम, इनकी रेसिपीज कहाँ से मिलेंगी कि हम इनको कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें? देखिए, मैं YouTube चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ, तो काफी आपको उससे हेल्प मिलेगी, काफी कुछ आप सीखेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं कुकिंग क्लासेस लेती हूँ इसकी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट वेरी सून, विद इन 2 months, you will find many recipes on the YouTube. Good evening, ma'am. Good evening. Yes, this is Dr. Mohit Munga speaking, ma'am. हाँ, नमस्ते। नमस्कार मैम। मैम बहुत अच्छा लगा, आपका वास्ट नॉलेज एक्सपीरियंस सुन रहा हूँ। आपने जैसे लघु अनाज बताया और ये अभी पिन पॉइंट ही एकदम बताया कि मोटा अनाज और छोटा अनाज, तो इसका मैम मैं आयुर्वेद से बिलोंग करता हूँ। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में इससे वर्ड यूज किया गया है शूद्र धान्य। शूद्र, हाँ, उसका भी वही मीनिंग होता है, शूद्र धान्य। सुश्रुत संहिता में मिलता है, भाप्रकाश में मिल रहा है। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक दो है वैसे। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया कि ये जितने भी हमारे पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इनको यूज करने के साथ में बॉडी में, जैसे किसी का क्वेश्चन था कि वो पतला होता है, मेरा ये कहना है कि इनसे लघुता आती है, मतलब बॉडी में हल्कापन आता है। तो क्या उसमें कभी ये देखा कि बॉडी में लघुता के साथ रुक्षता आती है, मतलब ड्राइनेस होता है? हाँ। तो क्या उस केस में साथ में आप घी रिकमेंड करते हैं या आपका क्या एक्सपीरियंस? हाँ, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप इसको
बना रहे हैं तो इसे बिना घी या तेल के बनाए। जैसे रोटी खा रहे हैं तो उसमें भी हम थोड़ा सा घी या तेल डालते हैं, ऊपर से भी आप घी वगैरह, या जैसे नाइजर सीड ऑयल भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसे भूखा मत खाइए, लगा कर खाइए। आप इसे बनाए तो थोड़ा सा उसके साथ फैट यूज करना जरूरी है। Very nice, ma'am. Many thumbs up to you. And my one second question is, आपका किसी इन 5 मिलेट्स में, पॉजिटिव मिलेट्स में, थायराइड के ऊपर किसी का रोल आपको पता लगा हो कि हाइपोथायराइडिज्म में दस्त है? हाँ, देखिए थायराइड भी जो है ना वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, और थायराइड भी होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है। तो लिटिल मिलेट्स जो है वो इसके लिए बहुत अच्छे, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए लिटिल मिलेट इज वेरी गुड। हाँ, आपने बताया हार्मोन के लिए। और इसका वैसे थायराइड का और हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रोटोकॉल भी है जिसे फॉलो कर सकते हैं। मैम ये मैंने डॉक्टर खादेवली सर की बुक में कोशिश किया सर्च करने का, बट आई डिडंट लोकेट देयर। तो क्या आप मेरे को शेयर करेंगे? मैं आपको व्हाट्सएप पे करता हूँ मैसेज। हाँ, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एक वेबसाइट है sirijeevan.org, SIRIJEEVAN, sirijeevan.org। उसमें आपको खादरवल्ली सर की बुक्स भी मिल जाएंगी, प्रोटोकॉल्स भी मिल जाएंगे। Okay, I am going to search that. Very nice, sir. Thanks a lot. Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, I've been using these millets from May onwards. So I'm finding that there are many seeds in that. तो वो कंज्यूम करने के लिए कर सकते हैं, तो उनको अलग करना बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि शायद आप जो ले रहे हैं वो उतने प्रॉपरली सॉर्टेक्स क्लीन्ड मिलेट्स नहीं है, क्योंकि जो सॉर्टेक्स क्लीन्ड होते हैं ना उसमें क्या है, जब ये मिलेट्स उगाए जाते हैं ना तो बारीक बारीक से दाने, काले दाने और इस तरह के दूसरे सीड्स भी इसमें मिक्स हो जाते हैं, पर सॉर्टेक्स क्लीन करते हैं तो सारे निकल जाते हैं। तो हो सकता है आपके बहुत क्लीन ना हो मिलेट्स, आपने जहां से भी लिए हो। तो मैम मतलब सीड्स हमें कंज्यूम नहीं करने, निकालने पड़ेंगे, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उतना क्लीन नहीं है जो आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो जो लाते हैं ना, हमें मतलब वो इट डिपेंड्स ऑन द मशीन जिससे वो क्लीन हुए हैं। वैसे आप बनाकर खा सकते हैं, ऐसे नुकसान कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब सीड्स अगर हम मतलब थोड़ा कुक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आई वाज अंडर इम्प्रेशन कि मतलब नहीं, अच्छा नहीं होता किडनीज के लिए, तो नहीं, उसको निकालना ही है। नहीं, इतने ज्यादा भी नहीं होते हैं, कुछ सीड्स थोड़े बहुत रहते हैं। हाँ, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। Hello, ma'am. So one more question, because we have a problem buying these millets in Canada. So I know you sent me a couple of websites, but they do not export from India to Canada. That's the problem. If you can please text me, where can I buy these millets plus the earthen pots, which I'm highly looking for, different places. See, the thing is, are you a part of the Siridharnya Canada group? I think so. You send me whatever you send me. I added everyone. You can ask there. People there, they are using millets and they are aware of the Indian shops where they are being sold. And Meghna ji, this is Anjali from USA, from Los Angeles. Namaste, Anjali ji. Yeah, no, I just want to answer her question. If she can get it from the US, she can actually go online and check Nature Mills, I think, naturemills.com, and there they are selling all the hulled, not the pearled, not the polished, unpolished hulled millets in very, very good quality, and they come in very sealed packs and all. Maybe she can order and they can send it to her in Canada. It will be easier. Anjali ji, maybe you can share your number with her and she'll get in touch with you. Yeah, on WhatsApp she can, yes. Yeah. Thank you, madam. So thank you so much for the information. Also, Meghna ji, in Amazon, all the millets are available. Okay. In Canada also, he can get it in Amazon. Amazon is also selling all the millets. Okay. Yeah, but sometimes they are selling pearled. Yeah, I am also so getting all the millets from Amazon only.
Okay. I'm not a really fan of Amazon. So I would Correct. I would rather these nature meals and whatever from our country, those people than Amazon. So thank you so much, but thank you. Also, this is you can get it in the shops like Mandi, like normal Indian shops. They sell sell unpolished millets as well. Unfortunately, they don't, like in this. I'm in Montreal, Canada, in Quebec, so they don't. Unfortunately, like in Toronto, I know that other places in Canada, but not here. So I am asking. Sorry. Sure. Also, I Meghna, think he's right. I was just wondering because many of times they are not unpolished; they are polished. So that's the problem in the stores. Yeah. Yes, exactly. I'm in the Toronto area, so yeah, we get them here in the normal stores. I know you guys are lucky. Not here. I had one. Namaskar, Meghna ji. Which millets would help to reduce the joint pains? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है ना तो उसमें खाना हमें पांचों ही मिलेट से जॉइंट पेन के लिए फॉक्सटेल और ब्राउन टॉप बेस्ट रहेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे मिलेट्स ना खाएं. वी विल ईट ऑल द अदर मिलेट्स एज वेल. आप प्रोटोकॉल देखिए तो आपको पूरा प्रॉपर उसमें मिल जाएगा. 3 days फॉक्सटेल, 3 days ब्राउन टॉप और 1 day अदर मिलेट्स. तो ऐसे करके, बट जस्ट टेक अ लुक एट द protocols. Yeah, surely, ma'am. Thank you. And also, which ones would help to reduce the weight? वैसे कोडो है. आप वेट लॉस प्रोटोकॉल देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा. ये पांचों ही मिलेट्स एक्चुअली वेट लॉस में हेल्प करते हैं, लेकिन सर ने जो प्रोटोकॉल दिया है वो आप फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Can you hear me? Yes. मैम बहुत अच्छा सेशन था आपका. 2 क्वेश्चन है मैम. एक तो ये कि 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं ये, तो खादरवल्ली जी का मैंने वीडियो देखा था, उसमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी गूंज रही है. हेलो मैम, मुझे एक चीज पूछना है. आप पहले वो पूछ लें, अभी ही इज इन द मिडल ऑफ हिज क्वेश्चन, लेट हिम आस्क, फिर आप पूछ लीजिए. मैम डॉक्टर खादरवली जी इनके वीडियो मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि 5 मिलेट्स के अलावा और भी पॉजिटिव मिलेट्स हैं विच आर कमिंग सून. तो उनके बारे में मुझे जानना था, क्या कोई और मिलेट्स इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं श्री धान्य में? फर्स्ट क्वेश्चन में जी एक्चुअली क्या है कि हाँ पूछिए. दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ओट्स हैं क्या ये भी मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं या नहीं? हाँ, मिलेट्स न्यूट्रल मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं ओट्स जो हैं. ठीक है. हाँ, और आपका पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था मैम 5 पॉजिटिव मिलेट्स के अलावा और भी पॉजिटिव मिलेट्स क्या इन्वेंट किए गए हैं? एक्चुअली देखिए क्या है कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है जो हमने अभी आपके सामने 10-11 ग्रेन्स के नाम लिए हैं, उससे भी बहुत सारे ग्रेन्स और हैं वर्ल्ड में. इवन इंडिया में बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के ग्रेन्स अभी भी हैं. बायोडाइवर्सिटी हर जगह बहुत खत्म हुई है हम मानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे और ग्रेन्स भी हैं. तो खादर सर बहुत सारे ग्रेन्स पर उन्होंने रिसर्च किए, बहुत सारे नहीं भी कर पाए, तो वो खुद भी जानते हैं कि अभी इन 5 के अलावा भी इस सेम 2 और हैं जो मुझे पॉजिटिव कैटेगरी में मिले हैं. अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन और वो सभी से बोल रहे हैं कि आप और भी साइंटिस्ट आगे आए और रिसर्च करें, हो सकता है और भी पॉजिटिव मिलेट्स हमें पता चले बाद में. आपकी जानकारी मैम और मिलेट्स हैं 5 मिलेट्स के अलावा? अभी सर ने बताया नहीं है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. थैंक यू. मैम ये प्रोटोकॉल्स जो आपने साइट बताया वहां पे हम सर्च कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं. sirijeevan.org, SIRIJEEVAN, sirijeevan.org. हाँ मैम, मुझे एक पूछना था. हेलो. हाँ जी. मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मिलेट्स 5 पॉजिटिव मिलेट्स है, क्या हम सुबह जैसे लिटिल मिलेट खाए, दोपहर में कुछ अलग मिलेट खा सकते हैं कि एक दिन में मुझे एक ही मिलेट खाना है, ऐसा कुछ है? देखिए क्या है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक बार में अगर आपने मॉर्निंग में खाया है
उसके बाद आफ्टरनून में खा रहे हैं, तो डेफिनेटली डाइजेशन हम अलग अलग टाइम कर रहे हैं मिलेट्स का, है ना। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली आप सिर्फ एक ही बार मिलेट्स खा रहे हैं, दूसरे टाइम कुछ और खा रहे हैं, तो इट्स ओके, आप खा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा फायदा तभी होता है हमें जब हम तीनों मील्स में, मतलब पूरे एक दिन में सारे मील्स अगर हम एक ही मिलेट के खाएंगे तो वो हमें ज्यादा फायदा करता है। फायदा होता है। हाँ। ओके। हेलो मेघना जी, मैं कुलदीप कौर बोल रही हूँ। हाँ, नमस्ते कुलदीप सॉरी। जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं अभी यूएसए में हूँ और मैं आपके साथ यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी कोई हमसे ये सवाल करता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मिलेट्स यूज कर रही हूँ और बहुत फायदा भी हुआ है, तो मैं ये आपको सबको यही कहना चाहूंगी कि हम जब एक मिलेट खा रहे हैं तो प्रोटोकॉल, जैसे आपने मैम बोला अभी, तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उसको उतने दिन एक ही मिलेट पर चले। अगर हम दूसरा मिलेट मिक्स करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। तो मैं एज अ सजेशन ही ये कह रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ और आगे जुड़ना चाहती हूँ बिकॉज कि मैं कुकिंग आप कैसे बनाते हो, आपने बहुत सारा कुछ, अभी जो गुड़गांव में हुआ था वहां पर आपने रेसिपीज शेयर की है और मैंने तो ऐसा सुना है कि लाइव डेमो क्लास हुई है। तो वी वांट कि हम जहां जहां पर भी इंडिया से बाहर है मिलेट से जुड़ रहे हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हम उतने हेल्दी रहेंगे। बट ये हेल्दी रहने के लिए हम स्वाद नहीं छोड़ सकते और स्वाद के लिए हमें रेसिपी चाहिए, ये फैक्ट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए और भी कई ग्रुप्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, बट आई वांट कि आपसे हमें सीखने को मिलेगा और आज पहली बार लाइव आपके साथ जूम में ऐड हुई हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने, हम लोग जो दिल्ली से इंडिया से थोड़े बाहर इधर उधर चले जाते हैं उनके लिए आपने इतना सोचा। थैंक यू सो मच मेघना जी, थैंक यू सो मच। कुलदीप जी, एक्चुअली कुकिंग क्लासेस तो मैं लेती ही हूँ। उसके अलावा मैंने आपको बताया ना, मैं इनफैक्ट खुद मुझे पंजाब टूर करने के बाद महसूस हुआ कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, मैं अभी भी उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सही बताऊँ आपको। मुझे तो अच्छा लगता है कुकिंग क्लास लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट आई थिंक कि इट्स द नीड ऑफ द आवर। और जितना आप यूट्यूब के थ्रू लोगों को सिखा सकते हैं उतना क्लासेस के थ्रू नहीं सिखा सकते। तो मैं काफी कुछ अब यूट्यूब, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, आई थिंक फरवरी से शायद मैं शूट वगैरह करना शुरू करूंगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगले 6 मंथ्स में हम काफी कुछ बेसिक्स पूरा यूट्यूब पर डाल दें ताकि सबको हेल्प रहे। बट अगेन अभी क्लासेस तो चल ही रही हैं। जी, तो हाँ, हम कैसे जुड़ के सकते हैं क्लासेस में आपके साथ? देखिए, एक तो क्या है कि अभी मेरा जो टाइम रहता है जनरली आफ्टरनून 3 to 5 लेती हूँ, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आपके लिए मैं यूएस एंड कनाडा टाइम में भी ले लूंगी। हमने इनफैक्ट बीच में एक ब्रेड क्लास की भी थी यूएस कनाडा टाइम पर, बट दैट वाज इन अक्टूबर। बट आई थिंक अब थोड़ा लेट लेना पड़ेगा मुझे, या आई थिंक अर्ली मॉर्निंग इस तरह से करके कुछ लूंगी, एंड दैट विल बी ऑन वीकेंड्स ओनली। जी जी, थैंक यू सो मच मेघना। आपके कोई और क्वेश्चंस हैं? हाँ जी मेघना, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। मेरे पास एक क्वेश्चन, कोडो मिलेट वॉश करते हैं तो बहुत सारा कलर निकलता है उसमें, तो उसको वॉश करते रहना जब तक सब कलर नहीं निकल जाए, और द कलर इज नेचुरल एंड ओके? नहीं, जो कलर है ना वो नेचुरल है और ओके है, तो उसे आप जनरली सिर्फ एक ही बार धोइए। कोई भी मिलेट्स हो ना, ये जो हमारा आज का सेशन रहा है ना, दैट वाज अबाउट हाउ इट वर्क्स ऑन आवर बॉडी, मेडिकली कैसे ये हमें फायदा करते हैं, है ना। लेकिन सेकंड सेशन मैं लूंगी जल्दी ही, इधर नेक्स्ट वीक और आफ्टर दैट, जिसमें मैं पूरा आपको बताऊंगी कि मिलेट्स को कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें मिलेट्स को यूज करने में ध्यान रखना है, और वो सारा मैं आपको बताऊंगी। तो इसे हाँ, आप सिर्फ एक ही बार धोइए और अच्छे से, मतलब आप जितनी भी बार धोएंगे ना थोड़ा सा कलर निकलेगा, बट आप उसे इतनी बार मत धोइए क्योंकि जो लिग्नांस होते हैं वो बिल्कुल आउटर सरफेस पर होते हैं,
तो इसलिए हम इसे कम धोते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से धोते हैं। और इन्हें जब यूज करते हैं तो आप इसे भिगोएंगे तब भी उसमें काफी ब्लैक कलर निकलेगा, बट उस पानी के साथ ही हम उसे कुक करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। क्या मैम मिलेट्स को भिगो के रखना जरूरी है हाँ जी। या हम टाइम पे भी उसको धो के यूज कर सकते हैं? नहीं, देखिए मिलेट्स जो है ना, अभी जैसे हमने बात की कि इसमें लिग्नांस भी बहुत होते हैं और फाइबर भी बहुत होता है, तो जब हम इसे भिगोते हैं ना तो वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा इजीली डाइजेस्टिबल हो जाता है। अगर हम इसे भिगोएंगे नहीं तो हो सकता है ये आपको गैस, ब्लोटिंग वो सब भी दे, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम देगा, और इस तरह इसे भिगो कर खाएंगे तो आपको फायदा करेगा वो। कितने देर तक भिगोना चाहिए मैम? जो पॉजिटिव मिलेट्स है उन्हें कम से कम मिनिमम आप 6 आवर्स भिगोइए, और मैक्सिमम तो आप ठंड का टाइम है तो रखा भी रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्मी है तो 10 घंटे तक भिगो सकते हैं। हाँ, ठंड है तो 15-16 घंटे भी भीगे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेघना जी। हाँ जी। मेघना जी, मिलेट्स अगर घर पे, मतलब मैं टॉप फ्लोर पे हूँ, अगर मुझे किसी कंटेनर में उगाना हो तो उसके सीड्स यही है जैसे जो खरीद के लाते हैं उसे ही बीज दे तो हो जाएगा पौधा? नहीं, एक्चुअली मिलेट्स जब उगते हैं ना तो वो छिलकों के साथ होते हैं, मतलब सारे ही अनाज आप देखेंगे विद हस्क होते हैं, तो जब हस्क के साथ होते हैं ना तो आप इसे उगा सकते हैं। जैसे ज्वार वगैरह होती है ना, वो विदाउट हस्क भी आप डालेंगे उग जाएगा, लेकिन ये विदाउट हस्क जब रहेगा तो ये नहीं उगेगा। विद हस्क आप डालेंगे तब ये स्प्राउट होगा और उगेगा। आप देखिए जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये सब है ना, आप इसे स्प्राउट करेंगे स्प्राउट हो जाएगा, लेकिन मिलेट स्प्राउट नहीं होंगे विदाउट द हस्क, ये विद हस्क होंगे तभी स्प्राउट होंगे। बाजरा भी स्प्राउट हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। और फिर तो हम बाजरा को स्प्राउट करके उसको ड्राई करके उसका भी आटा बना सकते हाँ हैं? जी, बना सकते हैं। अच्छा, और मिलेट्स का भी आटा बन सकता है? ये तो सिर्फ मिक्सी में ब्लेंड करके ही बन जाएगा? हाँ, मिक्सी में तो देखिए आटा बन जाता है, लेकिन रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती उससे, क्योंकि इतना बारीक नहीं हो पाता है मिक्सी में। लेकिन आप बिना आटा बनाए भी, मैंने यूट्यूब पर डाला है इसका वीडियो, कि बिना आटा बनाए भी आप इससे रोटी बना सकते हैं। अच्छा, बिना आटा बनाए भी ये हाँ जी। लिटिल मिलेट्स और ये प्रोसो या कोडो किसी से भी बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यू आर वेलकम। मेघना जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। जैसे कि मिलेट्स को भिगोना जरूरी है 8-10 घंटे, अगर इसके आटे की रोटी बनानी हो तो क्या उस आटे को भिगो कर रखना जरूरी है? आपका कहने का मतलब है कि अगर आप आटे से रोटी बना रहे हैं तो हाँ देखिए भिगोकर तो आपको उसे भी रखना पड़ेगा, पर जरूरी नहीं है कि आप 6-8 घंटे भिगोएं। ग्रेन्स को 6 to 8 आवर्स भिगोते हैं, लेकिन अगर आप आटे से बना रहे हैं तो आटा आप 1.5 से 2 घंटे भी भिगोएंगे तो दैट विल बी इनफ। तो अगर ये मिलेट्स 8 घंटे भिगो कर सुखा लें और फिर आटा बनाएं तो चलेगा? हाँ, फिर आप बिना भिगोए इसे लगा सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी भिगो चुके हैं ना उसे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मेघना जी। हाँ जी। आप कब से मिलेट्स को मतलब प्रमोट कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में? 2.5 साल हुआ है मुझे। तो मतलब एनी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर? उससे पहले आप व्हीट या राइस जैसे नॉर्मल सब लोग खाते हैं वैसे ही खाते थे, तो मतलब व्हाट मेड यू गो इनटू दिस एक्सक्लूसिवली? हाँ, देखिए मैं बताती हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस। एक्चुअली गेहूं तो थोड़ा बहुत मैं रवा बनाती थी, रवे की जैसे इडली है या रवे का उपमा, उस तरह की चीजें गेहूं से बनाती थी, लेकिन व्हीट हम लोगों ने रोटी में छोड़ दिया था।
मोस्टली। हाँ, तो इसलिए 90% कंजम्पशन तो हमारा कम हो गया था वीट का। बहुत कम बनाते थे गेहूं की रोटी, दूसरी रोटियां ही ज्यादा बनाते थे। लेकिन मतलब वो सिर्फ हेल्थ रीजन से किया था मैंने, बाकी उसके अलावा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बट मुझे पता था गेहूं ठीक नहीं है तो छोड़ दिया था। ये कितने साल हो गए ये ऐसे करते हुए? आई थिंक मिलेट स्टार्ट किए उससे 4-5 साल पहले से मैं गेहूं नहीं अच्छा। खाती थी। हाँ। अच्छा। लेकिन कोई आपको जी गट का प्रॉब्लम या ऐसा कुछ हाँ, रहता है? मेरा डाइजेशन बहुत खराब था, बहुत ही वीक था। और बिल्कुल रात को तो मैं बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी कोई भी चीज। मुझे बारिश का मौसम हो तब भी बहुत गैसेस और ब्लोटिंग बहुत होती थी। मतलब वो होता है ना, पेट दुख रहा है, ये हो रहा हाँ है, जी, हाँ और वो जी, सब भी हाँ जी। बहुत होता था। इवन ठंड भी मुझसे टॉलरेट नहीं होती थी, और ठंड में भी मुझे बहुत इश्यूज होते थे इस आपको तरह से। थायराइड की भी कोई प्रॉब्लम थी? नहीं। अच्छा। हाँ अच्छा, तो ब्लोटेड और ये रीजन से, और फिर हाँ, आपने मिलेट्स पे स्विच किया तो आपका ये सारी चीजें सॉल्व हो गई? एक्चुअली मिलेट पर स्विच करने का मेरा कारण कुछ और था। इट वाज नॉट गैस और ब्लोटिंग और ऑल दोस थिंग्स। वीक डाइजेशन जो था, आई वाज लिविंग विद इट, और मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। और मैं ईशा फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई थी, और उनके साथ मैंने बहुत वॉलंटियर किया है। तो उनका एक प्रोग्राम था, रैली फॉर रिवर्स। उसमें मैंने रैली फॉर रैली रिवर्स, फॉर हाँ रिवर्स उनका एक प्रोग्राम था। हाँ हाँ उसमें मैंने बहुत महीनों तक वॉलंटियर किया था, और लोगों को हाँ। एजुकेट करने के लिए। और उसी प्रोग्राम के दौरान सदगुरु ने हमें बताया था कि मैंने उनके साथ ट्रेवल भी किया था 6 डेज। तो उस अच्छा। प्रोग्राम के दौरान ही हमें पता चला था कि मोस्ट ऑफ द वाटर कंजम्पशन जो है वो एग्रीकल्चर में है। हाँ। मतलब सदगुरु बोलते थे कि आप छोटा थोड़ा थोड़ा इधर उधर पानी बचाकर क्या करोगे। आप क्यों चाहते हो कि आप सूखी नदियों के साथ रहो या लेस वाटर रिसोर्सेज के साथ रहो। इट्स बेटर कि हम अपने रिसोर्सेज बचाएं और अबंडेंस में जिए, बजाय कि कम में जिए, है ना। तो उन्होंने हमें, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला था कि एग्रीकल्चर में हमारा सबसे ज्यादा वाटर कंजम्पशन होता है। तो उसने मुझे काफी अफेक्ट किया था, एंड आई हैड डिसाइडेड कि मैं अब वाटर कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट पर ही काम करूंगी। जी। तो आपकी फैमिली भी मिलेट्स में स्विच करने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, एक्चुअली आई वाज वेरी एंथुजियास्टिक। मैंने बनाना शुरू करा, और ऑब्वियसली बहुत गड़बड़ियां की हैं। शुरू में काफी चीजें हैं जो बहुत बुरी बनती थी, बट आई वाज वेरी एंथुजियास्टिक। हर चीज में मिलेट्स की बना बनाकर सबको खिलाती थी, और बहुत बार पसंद भी नहीं आता था लोगों को। लेकिन आई जस्ट स्टार्टेड। तो बेसिकली मैंने बनाना और सिखाना ऑलमोस्ट साथ में ही शुरू किया। मैंने जब बनाना शुरू किया उसके 2 महीने बाद तो मैंने सिखाना शुरू कर दिया था। तो आई थिंक मैंने सीखना सिखाना दोनों साथ में ही किया है। दैट्स नाइस। सिखाते सिखाते सीखती भी गई। ये खेती विरासत मिशन के साथ जब से मैं, मतलब हम भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं, उमेंद्र दत्त जी के ग्रुप में, तो ये मिलेट्स और आप लोगों से बात करके इतना एनलाइटनमेंट हुआ है। तो मैंने भी अपनी नॉर्मल रूटीन डाइट में मिलेट्स मतलब अच्छे से ऑलमोस्ट डेली बनते हैं। अब चावल हमारा कंजम्पशन बहुत कम हो गया है, मिलेट्स ही खाते हैं। मेरा छोटा बेटा और मैं तो आराम से कंफर्टेबली खाते हैं। मेरे हस्बैंड और बड़ा बेटा अभी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है उनको, बट वो आज जैसे मैंने ज्वार की मसाला रोटी बनाई थी, तो कैबेज, अनियन, जिंजर, ग्रीन चिलीज और धनिया, मेथी, गाजर, ये सारा कुछ डाल के उसमें ज्वार का आटा, उससे थोड़ा सा ऐसे ऐसे मतलब मीडियम सी कंसिस्टेंसी का करके ऐसे हाथ से ही उसको बना के वो मैंने आज बनाई थी मसाला ज्वार रोटी डिनर में। तो वो सबको बहुत पसंद आई। मतलब अब धीरे धीरे वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर अभी रात में मैंने गुड़ वाला गुड़ को शीरा सा बना के उसमें बाजरे का आटा डाल के सौंफ और तिल डाल के उसकी रोटी बनाई थी, मीठी रोटी। तो वो भी सबने खा ली। हाँ, वो भी खा ली सबने। हाँ जी, एक्चुअली देखिए सभी महिलाओं को पता है कि उनके घर में सबका टेस्ट और या पैलेट कैसा है, तो हम लोग हर चीज उसी हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है
कि मिलेट्स को कैसे पकाएं और कैसे टेस्टी ये बनाएं। मिलेट्स का हलवा कैसे बनता है वो आप बता सकते हो? हाँ ऑफ कोर्स, हमारी कल की जो खेती विरासत मिशन की क्लास थी ना, आप अगर इफ यू गो थ्रू दैट तो उसमें मैंने बताया है। अच्छा, कल का वो YouTube पे है क्या? हाँ है। आप वो लिंक भेज दोगे अभी इसके बाद हमारे ग्रुप आप पे? सर्च कर लीजिए ना। अच्छा, उसमें क्या डालने का है? बस मिलेट्स रेसिपीज ऐसे करके या खेती खेती विरासत? विरासत मिशन। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू आर वेलकम। हेलो मेघना जी। हेलो। हाँ जी नमस्ते, मैं कुलजीत बोल रही हूँ कनाडा से। तो नमस्ते। मैं फॉलो कर रही हूँ काफी, हम लोग खादर बली ने जो बताया है मिलेट्स का। तो मुझे आपसे ये पूछना कि जैसे हमने अभी सपोज अभी हमने आज सुबह मिलेट बनाए हैं ना, भिगो के रात को भिगो दिए थे मुझे, तो अब सारे तो यूज नहीं होंगे, तो क्या हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं बाद में? हाँ रख क्योंकि सकते हैं। अगर हम बाहर रख देंगे तो वो तो अम्बली बन जाएगी थोड़ी, काफी देर बाद। रख वो सकते भी हैं, हमने रख सकते हैं। खाई है, तो फिर उसको हम कितनी देर रख सकते हैं? जैसे वैसे तो हम उसी दिन में कंज्यूम कर लेते हैं, सुबह बनाए या रात बनाए तो अगले दिन में, तो फिर कितनी देर हम रख सकते हैं फ्रिज में? एक्चुअली खराब तो ये काफी टाइम नहीं होते, मैंने तो देखा है कई बार 3-4 दिन भी खराब नहीं होते। So और it फिर जैसे depends. हमने सॉरी, और जैसे फिर हमने फ्रिज से निकाल लिया, अब हमने खाने तो ठंडे तो खाएंगे नहीं, तो हम रूम क्या उसको टेम्परेचर पे, गरम? हाँ रूम टेम्परेचर पे या गरम जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर आप जो राइस रखे हैं उसका पुलाव वगैरह बनाएंगे तो डेफिनेटली गरम करेंगे ही। और उसको हम डायरेक्ट हीट पे जैसे पैन में गरम करें या वाटर जैसे कि गरम पानी के बीच में रख के करें, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो उसकी खराब ना हो? देखिए पानी में रख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वरना नीचे चिपकेगा वो पैन में, है ना। और पानी हाँ में जी। रख के करेंगे तो थोड़ा सा ड्राइनेस भी नहीं आएगी और वो अच्छे से पक भी जाएगा। तो उसको फिर हम कांच के बर्तन में रखे, जा मतलब जब गरम करना स्टील और कांच में कर सकते हैं? हाँ और देखिए, किसमें गरम कांच को आप मत गरम करने में रखिए, आप स्टील में कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा काफी, मैंने आज आपका ये सारा प्रोग्राम देखा है, तो आगे भी करेंगे। और एक बात और कि जो आपने बोला था कि अक्टूबर में आपने कोई रेसिपी दी थी, मुझे बेकिंग की चाहिए, क्योंकि एक ही चीज खा के सब बोर हो जाते हैं ना। हाँ मैं बनाती हूँ, कभी ड्राई बना लेते हैं, साथ में सब्जियां बना लेते हैं, कभी हम इसको खिचड़ी टाइप बनाते हैं, लेकिन फिर वो रोज नहीं खाते ना बच्चे। तो जैसे आपने बोला था ब्रेड बनाते हैं, तो मैंने ब्रेड भी वैसे ट्राई की, आपसे सुना था, लेकिन मुझे रेसिपी नहीं मिली। तो आप वो हमें रेसिपीज दो ना, ताकि हम उसको थोड़ा चेंज कर करके बनाए और सारे खाएं ना, क्योंकि बच्चों को आपको पता है एकदम चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन कंट्रीज में। उनको ना बाहर का खाना बड़ा अच्छा लगता है, जल्दी से ऑर्डर कर देते हैं। वो यहाँ पर भी ऐसा ही है। हम नहीं देखिए खाते। मैं क्लास लूंगी, आई थिंक प्रोबेबली फरवरी में हम लोग 1 ऑफ क्लासेस लिया करेंगे। पूरा एज अ कोर्स तो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि सिर्फ संडे टू संडे या इसी तरह से लेंगे, तो हम लोग 1 ऑफ क्लासेस मैं जरूर लूंगी, आप चाहे तो बिल्कुल ज्वाइन और कीजिएगा। उसमें जैसे हमारा कनाडा का और जैसे टाइम इधर इस कंट्रीज का टाइम हो ना, जैसे आज टाइम अभी ठीक है ये वाला जी जी हमारे अभी मैं 12 ऐसे ही लूंगी, ऐसे ही लूंगी कि संडे रात होगी या सैटरडे रात, ताकि वहां पर वीकेंड हो और टाइम भी आपके लिए अप्रोप्रिएट हो, वरना इंडिया टाइम से आप लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ अभी जी, तक वही ना, मेरे क्योंकि फिर अभी तक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिकॉर्डिंग्स देखकर ही क्लास किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक आपके टाइम के हिसाब से करूँ, तो वो मैं जरूर करूँगी। हाँ जी, जो आपने वो कुछ रेसिपीज बताई थी ना, एक बार आपने कहीं आप गए थे, वो डॉक्टर अमर आजाद और सब लोग आए थे, तो उसमें आपने जो बताई थी कि फ्रूट्स के साथ, और वो हमने ट्राई की, वो अच्छी है। लेकिन आई वांट कि कुछ बेकिंग में हो, जैसे कोई कुकीज वगैरह हम बना सके, वो मैं तो फिर लूंगी सब क्लास, बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लूंगी। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बहुत अच्छा है, ये सारा नॉलेज मिला हमें, अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप हमें और नॉलेज देते रहे और हम भी आगे बिल्कुल, बांटते हैं कि सब लोग हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। बाय। और कोई क्वेश्चन है आपका? Madam, is quinoa considered as part of the millet family?
किनवा एक्चुअली मिलेट फैमिली में नहीं आता है. इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, हेल्दी है, अच्छा है, लेकिन मिलेट फैमिली में नहीं आता है वो. Okay, but can we consume that on a daily basis? देखिए किनवा अच्छा है नो डाउट, पर वो हमारी कंट्री का नहीं है और हमारी कंट्री में सॉइल में अभी उसको उगाने से क्या डिफरेंस है वो अभी तक हम लोग पता नहीं कर सके कि वो इजीली उगता है नहीं उगता है. उग रहा है हमारे देश में, लेकिन सॉइल के लिए अभी कितना ठीक है वो अभी वी कुड नॉट जज टिल नाउ. तो आई कांट से कि आप रेगुलर में या एवरीडे. बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं हमारे खाने के लिए, तो कोई एक ही चीज हम रोज क्यों खाएं ना. आप किनवा भी कभी कभी खा लीजिए. Okay, madam. Okay, and how about oats? That also can can we eat on a daily basis or again हाँ देखिए सारी चीजें अच्छी है, ओट्स भी अच्छा है, किनवा भी अच्छा है, पर कभी कभी खाइए. Yeah. Thanks a lot for the information. Yeah. एक्सक्यूज मी मैम, अगर हम डीप फ्राई करते हैं तो वो ऑयल रीयूज कर देना चाहिए या मतलब उसके ये दोबारा डीप फ्राई के लिए यूज कर सकते हैं? अगर कोकोनट ऑयल है तो आप रीयूज कर सकते हैं, लेकिन कितनी अगर बार कर सकते हैं मैम अगर कोकोनट ऑयल में डीप फ्राई कर रहे हैं? जैसे कोकोनट ऑयल है तो आप एक बार फ्राई करने के बाद उससे सब्जियां भी बना सकते हैं और एक आध बार और यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बार नहीं. लेकिन दूसरे ऑयल्स जो हैं वो आप रीयूज नहीं कर सकते. घी आप चाहे तो रीयूज कर सकते हैं. अच्छा, जैसे अगर मस्टर्ड में हम कर रहे हैं डीप फ्राइंग, अगर उसे रीयूज नहीं कर मतलब रीयूज ही नहीं करे बिल्कुल. मस्टर्ड जो है, मुझे एक्चुअली मस्टर्ड का आइडिया नहीं है. मस्टर्ड भी आई थिंक यू कैन रीयूज, पर मुझे बहुत आइडिया नहीं है मस्टर्ड का. मैं अचार बनाती हूँ और खाना भी कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन हम लोग फ्राइंग में यूज नहीं करते हैं मस्टर्ड, इसलिए मुझे मस्टर्ड का थोड़ा आइडिया कम है. ओके. अगर हम कोकोनट यूज कर रहे हैं डीप फ्राइंग के लिए तो रीयूज कर सकते हैं. हाँ. अगर रीयूज नहीं करना तो उसको वैसे ही हम नॉर्मल किसी चीज में डाल के यूज कर हाँ लेंगे. हाँ, उससे आप फिर सब्जियां वगैरह भी बना सकते हैं. हाँ ठीक है. हाँ. थैंक यू. हेलो मैम. हेलो. हाँ जी, जो अभी वो पूछ रहे थे ना कोई किनुआ के बारे में, मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि जो किनुआ है ना, जैसे हमने भी काफी रिसर्च की क्योंकि हमने भी मिलेट से पहले यही स्टार्ट किया था क्योंकि हमने सोचा था बहुत अच्छा है वीट से इस हम लोग खाएं. तो ये फिर हमें पता चला रिसर्च से कि ये एक सीड है, जैसे तुलसी के सीड होते हैं ना, बीज होते हैं. किनुआ बीज है, उसका इतना वो इफेक्ट नहीं होता, उसमें काफी चीजें होती है प्रोटीन वगैरह. लेकिन जो ये मिलेट्स हैं ये ग्रेन्स है ना, तो ये फूड मतलब इसका जब हम ये कंज्यूम करते हैं तो उसका हमें हेल्थ बेनिफिट है, उसका इतना नहीं होता क्योंकि वो सीड्स हैं. तो ये फर्क है जो वो पूछ रहे थे ना. देखिए सीड्स तो ये भी हैं, जो ग्रेन्स है वो भी सीड्स हैं, क्योंकि आप उन्हें डालेंगे सॉइल में वो भी उगेंगे, पर ये ग्रास फैमिली के होते हैं. और किनवा जो है वो एमरंथस जो होता है हमारा राजगीरा, उस फैमिली का. उस फैमिली का. हाँ जी. थैंक यू. हेलो. हाँ जी, नमस्ते मेघना मैम, मोना बोल रही हूँ लुधियाना से. हेलो मोना, कैसी रही आपकी क्लासेस? बहुत अच्छी मैम. मैंने यही बताना था कि मैं मैम की स्टूडेंट ही हूँ और मैंने मैम के बेसिक एडवांस बेकिंग सब लगाए हैं और अब आज मैं अपने घर में इतनी टेस्टी चीज़ें बनाती हूँ और सबको पसंद आती हैं. तो मैं यही सबको ये बोलूँगी कि किसी को मिलेट्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना कि जो टेस्टी नहीं बनता, तो मैम की जो क्लासेस लगा के उसको टेस्टी कैसे बनाना है वो आप सीख सकते हो. थैंक यू. हेलो मैम. हेलो. तो हाँ जी, मुझे एक क्वेश्चन और रह गया था कि जैसे अभी आपने बीच में बताया था कि जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना कनाडा में, तो वो कहते हैं कि ग्रेन्स को भिगो लो, फिर उसको सुखाओ, फिर आटा बनाओ. लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि हम सुखाए कहाँ पे सुखाए, हमारे पास तो इतनी धूप नहीं है और अंदर भी नहीं, वो मैंने देखा खराब हो जाती. तो जैसे आपने बोला था कि आपने बताया था कि बिना उसको
ग्राइंड किए हुए कैसे रोटी बनती है, वो कौन सी आपकी वीडियो? बिना आप होलसम टेल्स पर जाइए, होलसम टेल्स करके एक चैनल है यूट्यूब पर, उसमें मैंने ग्रेन से रोटी बनाना सिखाया है। और अगर कौन सा है? होलसम टेल्स, होलसम टेल्स, टेल्स, कैन यू स्पेल? WHOLESOME, होलसम टेल्स, TALES। लास्ट वाला बताओ दोबारा से। TALES। ओके, तो उसमें है जो आपने बताया हुआ ये सारा? हाँ जी, हाँ जी। और अगर आप वैसे भी अगर आप इसे भिगोकर सुखाकर आटा बनाना चाहें तो आई थिंक यू कैन यूज डिहाइड्रेटर। कैसे वो, जैसे उसको भून ले हम लोग? नहीं, आपके वहाँ कनाडा में डिहाइड्रेटर मिलता होगा ना? ऐसा मुझे इससे पता नहीं, पर मैं पता कर लूंगी। हाँ, क्या मिलता है? डिहाइड्रेटर। ओके, मैं पता कर लूंगी, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम ये है ना, वो कहते हैं कि कोल्ड प्रेस होना चाहिए। अगर हम मिक्सी में पीसेंगे वो तो फिर उसमें तो गर्मी में पीसा जाएगा, ये भी कोई फर्क है? अब हाँ देखिए, आप ग्रेन से बनाएंगे तो मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जितना ज्यादा चीजें हम ग्रेन से बनाएंगे वो बेटर रहेगा, बजाय कि हम उन्हें आटे से या किसी और चीज से बनाएं। बेस्ट तो हाँ यही जी, है कि हम ग्रेन से बनाएं। ओके, चलो मैं वो रेसिपी आपकी देखती हूँ, क्योंकि बिल्कुल। मुझे बहुत है कि डिफरेंट डिफरेंट बनाए तो भी तो सारे खाएंगे ना, बच्चे नहीं हाँ खाते जी, ना फिर। बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। आज का सेशन क्लोज करें। आई थिंक आप लास्ट 1-2 क्वेश्चंस पूछ लीजिए, फिर अगेन मैं इसी टाइम रात को 9:30 बजे एक आध हफ्ते बाद फिर से सेशन लूंगी, तो उसमें फिर से हम लोग बात करेंगे कि मिलेट्स को कैसे यूज करना है। तो आपके और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं डेफिनेटली लूंगी। उसके अलावा भी हम कभी कभी क्वेश्चन आंसर सेशन कर लिया करेंगे, है ना? ठीक है, तो आज के लिए हम आज की मीटिंग क्लोज करते हैं। और बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग आज ज्वाइन हुए थे। सभी के लिए काफी ठंड थी और रात भी थी। जिन्होंने यूएस और कनाडा से ज्वाइन किया उनके लिए भी अर्ली मॉर्निंग थी संडे की, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए मैं आप सबको बाय बोलती हूँ। हम फिर मिलेंगे इसी तरह किसी मीटिंग में। सी यू देन, बाय बाय। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.